हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। इन द नेम ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। अलग अलग साइंटिस्ट ने किस तरीके का स्ट्रक्चर दिया है एटम का, ठीक है, और जिसमें हमने रदरफोर्ड और जे थॉमसन का मॉडल के बारे में स्टडी किया था, उनके डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी किया था। अब हम इस चैप्टर में बोहर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। बोहर ने भी एटॉमिक मॉडल दिया था। बोहर मॉडल ऑफ एन एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एज इट सेंटर। बोहर ने बताया कि एटम के बीच में एक सेंटर है जिस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उस पर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस, यानी कि जितना भी मास है, अधिक मास, वो न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्फेरिकल ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, उन्हें डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं। दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड शेल्स एंड एनर्जी लेवल्स। इन ऑर्बिट्स को क्या कहा जाता है? शेल्स कहा जाता है, या तो एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स। इन शेल्स और एनर्जी लेवल को 4 लेटर में डिवाइड किया गया है, और भी लेटर्स है जिस अकॉर्डिंग टू द शेल्स। सो यहाँ पे क्या है? KLMN। इन्हें नंबर वाइज, जैसे कि फर्स्ट शेल का नेम क्या है? K, सेकेंड का L, 3 का M एंड फोर्थ का N, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। KLMN 1 2 3 4। While revolving in the discrete orbit, the electron do not radiate energy. जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, ठीक है। इसी का डिफेक्ट जो था वो था रदरफोर्ड मॉडल का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता था, रेडिएट करने पे, जब एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में गिरने के चांसेस है। यहाँ पे उसने पहले ही बोल दिया कि वाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट, जब वो रिवॉल्व कर रहा हो ऑर्बिट्स में, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है, तो वो न्यूक्लियस के पास भी नहीं आएगा। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स। कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग शेल्स में, जैसे कि KLMN, है ना। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस डिफरेंट शेल्स वाज सजेस्टेड बाय बोहर एंड बरी। इन साइंटिस्ट के थ्रू ये डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। द फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर द फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स, यानी कि किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए कुछ रूल्स है। आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में नहीं डाल सकते। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला इज 2n², यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस शेल में कितने जाएंगे वो 2n² से डिफाइन होगा, जहाँ पे n क्या है? इज द नंबर ऑफ शेल, जहाँ पे n क्या है? 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट शेल, और जिसे K शेल भी कहते हैं, जैसे कि 2n²। यहाँ पे K शेल की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पे n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 2 एंड 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ सेकेंड शेल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय L शेल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। सॉरी, द नंबर ऑफ द शेल इज 2, सो 2 का स्क्वायर। व्हेन इट when we solve this problem here, so we get 8 electrons, यानी कि L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। वही M शेल की बात करें, N की जगह हम 3 रखते हैं, तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग शेल्स में, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8, यानी कि मैक्स टू मैक्स किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 8 जा सकते हैं, ठीक है। उसके आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है, सबसे बाहरी शेल की। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फिल्ड इन अ शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, यानी कि जब तक कि अंदर की शेल फिल ना हो, बाहर की शेल को हम फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है।
तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट, ये फर्स्ट 18 एलिमेंट आपको गिवन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है ये देखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन जो है मतलब एलिमेंट है हाइड्रोजन, सो इसका सिंबल क्या है H, एटॉमिक नंबर क्या है 1। जब एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अलग अलग शेल्स में। जैसे कि के शेल है, के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही आएगा ना तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। हीलियम की बात करते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो 2 तो हो गए इसके प्रोटॉन, 2 हो गए इसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है 2, तो जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 0, क्योंकि वैलेंसी जो है वो 2 8 18 के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है। अब 2 तो हो गए इसके, यानी कि ये पूरा जो है ये नोबल गैस के अंदर आ जाता है, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाती है। नाउ लिथियम की बात करें, लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 3, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए इसमें 3। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें 4, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 3। तो इस तरीके से के शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद एल शेल में 1, तो यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1, क्योंकि इसके साथ ही अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको तो ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। नाउ बेरिलियम की बात करते हैं, Be, एटॉमिक नंबर कितना है 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 4, नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 5, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4। सो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एल शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। नाउ बोरोन, बोरोन सिंबल जिसका होता है B, एटॉमिक नंबर होता है 5, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 5, एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हियर इज 6, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। सो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एंड इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। इस तरीके से हम सारे ही एलिमेंट्स की 18 एलिमेंट्स की यहाँ पे एटॉमिक नंबर के थ्रू उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में जानकर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं यहाँ पे इन डिफरेंट शेल्स, और उनके अकॉर्डिंग इसकी वैलेंसी भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट, चलिए यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं फर्स्ट 18 एलिमेंट का, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गन होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी फर्स्ट शेल में ही क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसका प्रेजेंट है। हीलियम की बात करें, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी आउटरमोस्ट लेयर में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नाउ लिथियम की बात करें, लिथियम में कितने होते हैं 3, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। नाउ बेरिलियम की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे मैक्स टू मैक्स, और बाहर वाले शेल में जितने बचेंगे उतने, तो कितने बचे 4, ठीक है। नाउ बोरॉन की बात करें, बोरॉन में कितने होते हैं 5, तो फर्स्ट शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ कार्बन की बात करें, कार्बन में कितने होते हैं 6, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और जितने बचेंगे उतने बाहर वाली शेल में जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 ईयर, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन की कितनी होती है 7, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बाकी जितने जाएंगे वो सब नाइट्रोजन के बाहर वाली शेल में जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6 7 अंदर की तरफ। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका होता है 8, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट रूल देख लीजिए, जैसे कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे
और बाकी जितने बचेंगे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ रहेंगे। ठीक है, नाउ एफ की बात करें तो एफ जो है उसके होते हैं 9, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए फर्स्ट शेल में, और बाकी जितने भी बचे 7 वो सारे ही आउटरमोस्ट लेयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जाएंगे, यानी कि एल शेल में। नियॉन की बात करते हैं। नियॉन में जो कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 10, जिसमें से फर्स्ट में कितने होंगे 2, और बाहर वाली जो ऑर्बिट है एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो बाहर वाला ऑर्बिट है उसके एनर्जी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने का मतलब ये है कि उसमें ना तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाती है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही ले सकता है, जिससे क्या होता है कि ये नोबल गैस के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पर हीलियम भी नोबल गैस में है। ओके, ना सोडियम की बात करें, सोडियम की इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11। ठीक है, तो सोडियम जो है उसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन जो है उसकी बाहर वाली लेयर में जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाली शेल में जाएगा। ठीक है, तो के एल एम, एम में कितना जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 12, तो उसके अकॉर्डिंग जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो आउटर मोस्ट लेयर में जाते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट लेयर विच इज एम। वैसे ही एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आखिर वाले में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उस तरीके से सिलिकॉन में 14 होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आउटर मोस्ट लेयर में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ 16 इलेक्ट्रॉन इन सल्फर, तो सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6, जब तक कि बाहर वाली लेयर में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते वो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट नहीं करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग इनकी वैलेंसीज भी रहेंगी। ठीक है, वैसे ही अब जब ऑर्गन की बात आती है तो ऑर्गन में भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है, तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इस तरीके से इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट होने की वजह से ये नोबल गैस में आता है। अच्छा, वैलेंसी किसे कहते हैं? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट के एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे वैलेंसी कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है किसी भी एटम में, उन्हीं को क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि वही इतने कैपेबल होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं या कहीं पर जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इफ़ एन एटम्स आउटरमोस्ट शेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, अगर किसी भी एटम की आउटरमोस्ट शेल, बाहर की जो है शेल वो फिल हो चुकी है, सो दे आर इनर्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि उन्हें क्या कहा जाता है? इनर्ट कहा जाता है, और वो कम रिएक्टिव होते हैं। देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी 0, यानी कि उनकी कंबाइनिंग करने की कैपेसिटी और उनकी वैलेंसी 0 हो जाती है। ऑफ द इनर्ट एलिमेंट हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द आउटरमोस्ट शेल। द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट हैव 8 इलेक्ट्रॉन, अदर एलिमेंट के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द आउटरमोस्ट शेल, and atoms having 8 electron in their outermost shell is having octet configuration and are stable, यानी कि कुछ एलिमेंट जैसे हीलियम को छोड़ के बाकी एलिमेंट जिनके पास बाहर की जो शेल है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है और वो एटम स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही लेगा। ठीक है, इफ़ एन एटम इज outermost शेल इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल्ड, अगर इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाली शेल में कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है तो वो अनस्टेबल रहता है, नॉट स्टेबल। इट विल ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी बाय लूजिंग और गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम टू अटेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अब वो तो हो गया अनस्टेबल क्योंकि उनके बाहर वाले जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुए, तो वो तो या तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है, शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, ताकि उसका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो सके। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड
by an atom to attain octet configuration is the combining capacity और valency of the electron, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है या फिर ले रहा है या शेयर कर रहा है, वही जो है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या है, वैलेंसी डिफाइन करते हैं. ठीक है. नाउ जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम एटम कैन इजीली लॉस 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं. ठीक है. बिकम स्टेबल, तो वो एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो जाते हैं. सो देयर वैलेंसी इज 1. ठीक है. तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसलिए वो स्टेबल हो जाते हैं और उनकी वैलेंसी, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसलिए 1 है. मैग्नीशियम कैन इजीली लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उनकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2. एल्यूमिनियम कैन इजीली लॉस 3 इलेक्ट्रॉन, सो द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3. कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4. फ्लोरीन कैन इजीली गेन 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है आसानी से, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1. ऑक्सीजन कैन इजीली गेन 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 2. नाइट्रोजन, उसकी वैलेंसी हो जाती है 3. ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पे वैलेंसी डिफाइन की गई है. एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट. यानी कि किसी भी एलिमेंट में उसके एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है. जैसे कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो मतलब अलग अलग रहता है. वैसे तो ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर. सो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 1 है, तो 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ 2 प्रोटॉन चले जाते हैं, मतलब कि जितना एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं. ठीक है. नाउ लिथियम कितने हैं, तो इसका 3 नंबर आता है, तो इसको हम बोल देते हैं इसमें 3 प्रोटॉन है. ठीक है. तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक नंबर क्या बताता है कि किस एटम में किस उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है. ठीक है. मास नंबर. नाउ मास नंबर को हम A से डिफाइन करते हैं. द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एन एटम ऑफ द एलिमेंट. यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, इन दोनों का सम जो होता है वही हम क्या बोलते हैं, मास नंबर. ठीक है. इसी को क्या कहा जाता है, मास नंबर कहा जाता है. नाउ द मास ऑफ द एटम इज मेनली द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. ठीक है. न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं, तो एक्चुअल में क्या है, वो उनका मास है. ठीक है. तो मास नंबर इनको बोलते हैं. कार्बन, जिसका मास नंबर कितना होता है, 12. ठीक है. अब 12 है, तो 12 में सिर्फ न्यूट्रॉन ही नहीं रहेंगे, प्रोटॉन भी रहेंगे, तो 6 तो प्रोटॉन हो गए एंड 6 न्यूट्रॉन हो गए, तो मास कितना हो गया इसका, 12U. ठीक है. एंड एल्यूमिनियम, जिसका मास नंबर कितना होता है, 27, तो 13 तो प्रोटॉन एंड 14 कितने हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, तो 27U. सल्फर 32, 16 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन एंड 32U सल्फर के लिए. इन द नोटेशन ऑफ एन एटम द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर आर रिटन एज, इस तरीके से लिखा जाता है. जैसे कि नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है. ठीक है. और यहाँ पे इसका जो मास नंबर है वो है 14, ऊपर आता है. ठीक है. इसको इस तरीके से लिखा जाता है AZ. ठीक है. और ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन है ये नाइट्रोजन का, कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर आएगा और यहाँ पे मास नंबर लिखा जाता है. ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, सभी सिंबल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. आइसोटॉप्स की बात करते हैं. आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. यानी कि आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका कि अलग अलग मास नंबर होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है.
ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात की गई है। जैसे कि यहाँ पे मास नंबर इनके अलग अलग हैं, मास नंबर 1 2 3। प्रोटियम का 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2, ट्राइटियम का 3। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है कि एटॉमिक नंबर तो सेम है 1 1 1, बट मास नंबर यहाँ पे 1 2 3 है। ठीक है, तो जहाँ पे मास नंबर अलग हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, वो क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स। कार्बन की बात करें तो कार्बन 12 एंड कार्बन 14। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है 6 6, बट मास नंबर यहाँ पे 12 एंड 14 है, अलग अलग है। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो 35 एंड 37। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्लोरीन के आइसोटॉप है, ये कार्बन के आइसोटॉप है, या हाइड्रोजन के आइसोटॉप है। आइसोटॉप का मतलब हो गया जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर अलग अलग हो। ठीक है, चलिए आइसोबार्स की बात करते हैं। आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट की बात है, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। यानी कि अलग अलग एलिमेंट होते हैं बट उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मास नंबर मतलब मास नंबर सेम होता है। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं और मास नंबर सेम होता है। ठीक है, आइसोटॉप्स में क्या था कि मास नंबर डिफरेंट था। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम है। जैसे कि बात करते हैं हम एटॉमिक नंबर 14। ठीक है, those pairs of element have the same number of न्यूक्लियन। सो कैल्शियम, जैसे कि न्यूक्लियन की बात करें तो यहाँ पे कितना हो गया कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनके एटॉमिक नंबर क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, बट इनका मास नंबर कितना है, 40। ठीक है, आयरन की बात करें और निकल की बात करें तो निकल जो है इनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, अलग अलग है। इनका एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है, बट मास नंबर क्या है, सेम है 58। तो इस तरीके से जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग हो और मास नंबर सेम हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो और मास नंबर सेम हो, उन्हें क्या कहा जाता है, आइसोबार। बार का मतलब आप समझ लीजिए मास। ठीक है, तो जिनका मास जो है वो सेम हो बट एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, उन्हें क्या कहा जाता है, आइसोबार्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।